Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स को. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स को. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना है ये क्रोमेट्स क्या हैं और डाइक्रोमेट्स क्या हैं. नाम के एंड पर 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्ट हैं. ऑब्वियसली सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड और बेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ सो यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ पे हम बेस तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट बनाने के लिए. एसिड कौन सी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एसिड है क्रोमिक एसिड. जी, ये रहा क्रोमिक एसिड H2CrO4 एंड डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7. अब क्रोमेट्स जो हैं स्टूडेंट डेफिनेटली वो सॉल्ट है किसका? क्रोमिक एसिड का. और स्टूडेंट्स डाइक्रोमेट जो है वो सॉल्ट है डाइक्रोमिक एसिड का. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया है. अब इनका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ जाऊंगा. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना है क्रोमियम. क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर के स्टार्ट में देख के आए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4. ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन s से जाता है d के अंदर और s में एक इलेक्ट्रॉन बचता है. d के स्टूडेंट्स जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो हम उसको यहाँ पे सपोज डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हम उसको लाइन से शो कर देते हैं. यहाँ पे तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन s से यहाँ पे d में आता है. तो अब टोटल 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब कि क्रोमियम के पास 6 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मेटल है, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है यानी लूज़ करता है. सो वी कैन से डैट कि हमारे पास क्रोमियम की जो एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है. अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. सो इसी तरह से स्टूडेंट समझाने के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. अब ये बेटर होगा कि हम इसमें साथ इसकी ज्योमेट्री का ख्याल भी रखें. CR डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड O -1 एंड -1. अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक H+ यहाँ पे आएगा और एक H+ यहाँ पे आएगा. नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ H2CrO4 कॉल्ड क्रोमिक एसिड. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डाइक्रोमिक एसिड की बात करें तो डाइक्रोमिक एसिड में क्या होगा? सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर इस तरह का हम सामने बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से हम उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे. सो another molecule of क्रोमिक एसिड. सो स्टूडेंट्स, होता क्या है नॉर्मली क्रोमिक एसिड, अब यहाँ से एक H और एक OH मिलता है और वाटर रिलीज़ होता है. सो स्टूडेंट्स, वाटर के रिलीज़ होने पे अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, यानी कि अभी कनेक्शन डेवलप होगा इस ऑक्सीजन का और इस क्रोमियम का. सो जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा होगा. CR डबल बॉन्ड O एंड O ऑक्सीजन CR डबल बॉन्ड O एंड O -1 -1. ठीक है स्टूडेंट्स.
अब अगर आप देखें ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है, -2 चार्ज है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ, अच्छा बाकी यहाँ पे एक और बात, हमने यहाँ पे तो H नहीं निकाला तो यहाँ पर H लगा रहेगा। सो नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ H2Cr2O7 कॉल्ड डाइक्रोमिक एसिड। सो ये क्रोमिक एसिड था और ये डाइक्रोमिक एसिड था। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गई है। स्टूडेंट्स अब इसी तरह से हम बात को अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे पास जो क्रोमिक एसिड है H2Cr O4 और जो डाइक्रोमिक एसिड है H2Cr2O7, तो स्टूडेंट्स अगर आप इनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी मेटल के साथ, ऑब्वियसली जब आप इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि 2 यूनिट बेस के यूज़ होंगे यहाँ पे, सो यू विल गेट 2 हाइड्रोजन 2 OH, यू विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, और इन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह पे कौन आएंगे स्टूडेंट्स, पोटेशियम आएंगे, एंड यू विल गेट K2Cr O4। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों पोटेशियम और ये दोनों हाइड्रोजन OH के साथ H+ मिलेंगे, H+ वाटर मॉलिक्यूल, और इन H+ की जगह पे दोनों पोटेशियम आएंगे, एंड यू विल गेट K2Cr2O7, ठीक है। नाउ दिस इज पोटेशियम क्रोमेट एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप ये आपको सॉल्ट भी समझ आ गया है। अब दोबारा से हम टेक्स्ट बुक के कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बोथ एसिड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। दोनों जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। एंड व्हेन अटेम्प्ट्स आर मेड टू आइसोलेट, यानी जब आप इसको पानी से अलग करने की कोशिश करोगे, देम isolate them from solution, they decompose immediately in chromic anhydride। स्टूडेंट ये chromic anhydride से क्या मुराद है, मैं थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगर आप स्ट्रक्चर आपके सामने मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊँ, Cr डबल बॉन्ड O एंड OH एंड OH, जिसे कि ये फॉर्मूला दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्रोमिक एसिड का। सो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, डिहाइड्रेट कर लेगा, यानी यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर के रिलीज होने से बाकी आपको क्या मिलेगा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी अब यहाँ पे ये बॉन्ड डबल हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CrO3। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने नोटिस किया कि जब भी हम क्रोमियम के जो एसिड्स हैं, क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड, पानी में है, स्टेबल हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करोगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे इमीडिएटली, किसके अंदर, क्रोमिक एनहाइड्राइड के अंदर, एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर भी यहां से निकला। देयर सॉल्ट्स आर हाउएवर क्वाइट स्टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके सॉल्ट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। अब 2 सॉल्ट्स हैं जो हमने डिटेल से पढ़ने हैं, उनमें पहला है पोटेशियम क्रोमेट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप नोटिस करें प्रिपरेशन में, तो वो कह रहे हैं द क्रोमेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी कि हम पोटेशियम की बात कर लें, यहाँ पे सोडियम की बात कर लें, विच आर सॉलेबल इन वाटर आर ऑब्टेन बाय ऑक्सीडाइजिंग ट्राइवेलेंट क्रोमियम, यानी कि जब क्रोमियम पे +3 चार्ज होता है, ट्राइवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने करना क्या है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, -4 चार्ज है, क्योंकि -2 होता है एक ऑक्सीजन पे, 2 पे -4। पोटेशियम पे +1 चार्ज है, और देन क्रोमियम पे क्या चार्ज रहेगा, +3, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल कंपाउंड है। सो हमारे पास ये ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इसकी क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके सामने ब्रोमीन, जो कि एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे ब्रोमीन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, 0, और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ ब्रोमीन पे डेफिनेटली ब्रोमाइड में चेंज हो गया है,
और अगर क्रोमियम देखो तो +3 है और यहाँ -8 ऑक्सीजन पे चार्ज है, क्योंकि -2 एक पे है तो 4 पे -8, 4 ऑक्सीजन पे -8, +1 एक पे है तो +2, दोनों पोटेशियम पे +2 होगा, सो क्रोमियम पे +6 होगा, तभी कैंसिल होके ये +8 -8 को कैंसिल करेगा। सो +3 का स्टूडेंट्स, +3 का नोटिस करें, +6 में चेंज होना, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से माइनस में जाना, रिडक्शन। सो जो रिडक्शन करता है वो एजेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ट्राईवेलेंट कंपाउंड इस्तेमाल किया क्रोमियम का, हमने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके, और हमें उसके बदले में K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट मिला, साथ में KBr और वाटर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड मेथड, क्रोमेट्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग। स्टूडेंट, फ्यूजिंग का वर्ड जहाँ पर भी आएगा समझ लें कि आपने जब भी कहा जाएगा कि फ्यूज़ करना है तो मतलब ये है कि आपने हीट करना है और फिर आपने मिक्स करना है उन चीज़ों को। मसलन अभी आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, Cr2O3 विद एन अल्कली, यानी Cr2O3 विद एन अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट। आपने इनको एक कंटेनर में लेना है और इनको हीट करना है, मेल्ट नहीं करना, आपने इनको हीट करना है। तो बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट करेंगे तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में आने से पहले जो मटेरियल जिसको आप हीट कर रहे हैं वो फ्यूजिंग फॉर्म के अंदर है, यानी वो फ्यूज्ड, उसको आप कह सकते हैं फ्यूज्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों कंपाउंड्स को एक कंटेनर में लेके फ्यूज़ करना है और आप देखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट में K2CrO4 + KCl एंड वाटर बनेगा। अब ज़रा नोटिस करें स्टूडेंट्स, KClO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो अगेन यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -6 चार्ज है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा, तो डेफिनेटली एक क्रोमियम पे, एक सिंगल क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा? +3। सो ये एक सिंगल क्रोमियम पे +3 चार्ज है। सो अगर आप यहाँ पे क्रोमियम देखें तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे ऊपर भी कैलकुलेट करके दिखाया आपको, क्या चार्ज है? +6, +3 से +6 में जाना यानी कि चार्ज का बढ़ जाना, और चार्ज के बढ़ने का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और करवाई किसने है? KClO3 ने, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडेंट है। स्टूडेंट्स, KClO3 में अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और कितना है? -6 +1 +5, और यहाँ पे -1 चार्ज है। -5 जो है वो -1 में चेंज हो रहा है, यानी चार्ज में कमी आ रही है। सो चार्ज में कमी आना, रिडक्शन। सो जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी स्टूडेंट, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्रोमेट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का, क्रोमेट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल क्रोमाइट्स। अब क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? FeOCr2O3। इफ द later is strongly heated with potassium carbonate in the presence of oxygen, the resulting fused mass, यानी आपको पता है फ्यूज्ड मैस का मतलब यह है कि मेल्ट होने से पहले जो फॉर्म होती है उसको हम फ्यूज्ड फॉर्म बोलते हैं। फ्यूज्ड मैस will contain potassium chromate which can be extracted with water। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये रिएक्शन बताता हूँ इसका। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो FeCr2O4 है, पहले इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स कुछ ऐसे लिखा गया था जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, FeO.Cr2O3। तो स्टूडेंट्स आप इकट्ठा इसको कंडेंस करके लिखें तो FeCr2O3 और ये ऑक्सीजन मिला के 4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, CO2 जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी गैस की फॉर्म में। Fe2O3 ये पानी में इतना ज़्यादा सॉलेबल ऑक्साइड नहीं होता, तो आप इजीली यहाँ से जो आपको फ्यूज्ड मैस मिलेगा आप उसमें वाटर ऐड करें, और जैसे ही वाटर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, जो पोटेशियम क्रोमेट है वो वाटर में
सॉलेबल है इजीली, सो आप इस तरह से आप इस मिक्सचर में से पोटेशियम क्रोमेट को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अगेन बता रहा हूँ कि Fe2O3 जो है उसकी सॉलेबिलिटी पानी में कम होती है, सो इसलिए वो पानी में इनसॉलेबल रहेगा, सो इनसॉलेबल इन वाटर। सो स्टूडेंट्स जब ये इनसॉलेबल इन वाटर रहेगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करोगे तो हमारे पास K2CrO4 जो है ये पानी में चूँकि सॉलेबल है, सो पानी में सॉलेबल होने की वजह से ये जैसे ही पानी में हल होगा आप फिल्टर कर लोगे, इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाएंगी और सॉलेबल कंटेंट विद वाटर अलग हो जाएगा। आप इसकी स्टूडेंट्स रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे या आसान अल्फाज में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करोगे और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करने के बाद दोबारा से इसमें से K2CrO4 की यानी पोटेशियम क्रोमेट की क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लोगे। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयंस, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट ऑल द क्रोमेट्स आर येलो इन कलर। ये बात चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बता के आया हूँ कि जो हमारे पास क्रोमेट्स होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सम ऑफ देम आर यूज्ड एज पिगमेंट्स, यानी कि पिगमेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल इनसॉलेबल लेड क्रोमेट इज एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ येलो ऑयल कलर्ड कॉल्ड येलो क्राउन। स्टूडेंट्स ये हम चैप्टर 3 में भी डिटेल से पढ़ के आए हैं कि हम लेड का जो हमारे पास क्रोमेट है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ येलो क्राउन या येलो ऑयल कलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स K2CrO4 and K2Cr2O7 show similar properties because in an aqueous solution dichromate and chromate ion exist in equilibrium. Very important concept स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने अब एक इक्वेशन है जो कि आपको समझनी है। स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में ली शैटलर प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे और इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब ली शैटलर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। मैं इसको सादे अल्फाज में समझाता हूं कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे मौजूद रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने के लिए या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आप रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, रिएक्टेंट को ऐड करने से नहीं कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है यानी फॉरवर्ड भी जाता है रिवर्स भी जाता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। सो इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर आप रिएक्टेंट का इजाफा करते हैं तो रिएक्शन विल गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से अगर आप एक मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, अगर आप रिएक्टेंट को रिमूव करते हैं, एरो डाउन का मतलब है रिमूव करना, तो रिएक्टेंट को रिमूव करने का मतलब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टेंट को, तो हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं यानी प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। सो प्रोडक्ट ऐड करने से क्या होगा, अगेन रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, एरो डाउन का मतलब है रिमूव करते हैं, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अब ये डिटेल से आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये जो क्रोमेट है, याद रखें क्रोमेट का जो कलर होता है वो येलो होता है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, एक टेस्ट ट्यूब है उसमें क्रोमेट है जो कि येलो कलर का है। सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि जो क्रोमेट है वो येलो इन कलर है। सो लेट्स से ये यहाँ पे हम येलो कलर का इसको मेंशन करते हैं। और जो हमारे पास डाइक्रोमेट होता है स्टूडेंट्स वो रेडिश या इसको ऑरेंज रेड कलर का होता है। हम इसको ऑरेंज भी कह सकते हैं या इसको ऑरेंज रेड ज़्यादा मुनासिब है। सो हम यहाँ पे इसका कलर शो करते हैं ऑरेंज रेड कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका कलर होता है। अब हम क्या नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, अब जरा कंटेंट को ध्यान से पढ़ें। इफ एन अल्कली इज एडेड टू सच ए सोल्यूशन द हाइड्रोक्सल आयन विल बाइंड द हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। यानी कि आप इस रिएक्शन में इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अल्कली ऐड कर दें। स्टूडेंट जैसे ही आप अल्कली ऐड करेंगे, अल्कली में आपको पता है क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्सल आयंस। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं वो कंबाइन करेंगे किसके साथ, अपने आप को H+ के साथ। जैसे ही H+ को अपने साथ कंबाइन करेंगे तो H+ यहाँ से यूटिलाइज होगा, यानी कि इन शॉर्ट H+ की कमी होगी। H+ में कमी का मतलब आपने रिएक्टेंट साइड में कमी की है। सो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड में कमी करने पे रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप क्या नोटिस करेंगे कि येलो कलर, यानी येलो कलर आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर की प्रोडक्शन, यानी येलो कलर डोमिनेंट कर जाएगा। क्यों येलो कलर डोमिनेंट कर जाएगा? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर क्रोमेट आयन एज कंपेयर टू डाइक्रोमेट आयन। जब ये रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा तो रिवर्स मूव करने के बाद इसमें डाइक्रोमेट आयंस जो हैं वो क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट होंगे, येलो कलर शो होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड पे मूव करना। एज अ रिजल्ट डाइक्रोमेट आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयंस। सिमिलरली ऑन एडिंग एन एसिड, अगर स्टूडेंट्स आप अल्कली ऐड करने की बजाय अगर आप एसिड ऐड करते हैं, H+ ऐड करते हैं, सो H+ के आने से एक्चुअली आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। रिएक्टेंट के बढ़ने पे क्या होगा, रिएक्शन अब कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे रिएक्शन स्टूडेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप क्या नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पे आप देखोगे कि हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयंस हैं उनकी प्रोडक्शन में क्या होगा, इजाफा होगा और ऑरेंज कलर डोमिनेंट होगा। सो इस तरह से आप क्रोमेट को डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट को क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया है और ये इंतहाई अहम पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन देखेंगे। सो K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय यूजिंग द अबव मेंशन इक्विलिब्रियम, जो कि ऊपर बताया गया है कि एसिड ऐड करेंगे तो डाइक्रोमेट, बेस ऐड करेंगे तो क्रोमेट। In acidic medium, equilibrium will shift in forward direction, changing chromate ions into dichromate ions. I hope students ये मेथड आपको समझ आ गया है। आप इसकी इक्वेशन भी देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो 2K2CrO4 प्लस H2SO4, अब अगेन ये एसिडिक मीडियम, आपने एसिडिक मीडियम एसिड ऐड करके रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव करवाया, फॉरवर्ड, और जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर, डाइक्रोमेट के अंदर। प्लस साथ में क्या बनेगा, K2SO4 प्लस वाटर। समटाइम सोडियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय रिएक्टिंग इट विद KCl। अगेन एक और मेथड है कि हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करवाते हैं सोडियम आयन की पोटेशियम आयन के साथ। सोडियम डाइक्रोमेट का आप KCl से रिएक्शन करवा दें तो स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम की जगह पे स्टूडेंट्स कौन आएगा, पोटेशियम आएगा, एंड यू विल गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। जी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, इट इज एन ऑरेंज
रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम ये डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ऑरेंज रेड या खाली ऑरेंज भी बोल सकते हैं, विच मेल्ट्स एट 396 डिग्री एंड फेयरली सॉलेबल इन वाटर। डाइक्रोमेट्स आर very powerful oxidizing agents. Oxidation is carried out in acidic solution. In this process, hexavalent chromium ion is reduced to trivalent chromium ion. स्टूडेंट्स आगे जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बार बार पढ़ेंगे, जिनमें जो हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, और जिसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम पे क्या चार्ज है +6, ये कन्वर्ट होगा ट्राइवेलेंट क्रोमियम के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस करोगे यहाँ पे इनका कलर भी चेंज होगा। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम रिएक्शन विद H2S देखेंगे, और यहाँ इन तमाम रिएक्शंस में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद की ये रिडक्शन करेगा, यानी इसकी खुद की रिडक्शन होगी। जैसे यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज है +6, आप यहाँ देखें क्रोमियम पे +3, यानी ये हेक्सावेलेंट से ट्राइवेलेंट में यानी ऑरेंज से ग्रीन में चेंज होगा आफ्टर रिएक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कैसे करता है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में जाता है तो K2SO4 बनाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्रोमियम सल्फेट बनेगा, और साथ में वाटर, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज करेगी जो भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। जैसे कि H2S, सो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो कि वेरी रिएक्टिव होता है, जिसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। सो सल्फर अलग होगा और H2O, यानी कि आप देखो H2S में से रिमूव हो गया, क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ सल्फर पे -2 चार्ज था, 0 आ गया, तो चार्ज -2 से चार्ज बढ़ के यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं -2 0, -2 से चार्ज स्टूडेंट्स इंक्रीज करके 0 पे गया, चार्ज का बढ़ जाना, यही तो है ऑक्सीडेशन, और करवाई किसने है, इस नेसेंट ऑक्सीजन ने। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सम अप करके लिखेंगे। सो ये नेसेंट ऑक्सीजन चूंकि यूटिलाइज हो गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस 3H2S प्लस 4H2SO4, इट विल गिव K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4 and 3 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस सल्फर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ सल्फर पे क्या चार्ज था -2, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया 0। सो चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन, और इसमें जो मैकेनिज्म है पता होना चाहिए कि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी इक्वेशन देखते हैं पहले। जी स्टूडेंट्स, तो आप नोटिस कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पे आयरन पे क्या चार्ज है +2, नाउ दिस इज फेरस, और +3 फेरिक। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये अस है और ये एक है, ठीक है। तो +2 +3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नाम चेंज हुआ है यहाँ पे। सो अब यहाँ आयरन पे +2 है, यहाँ आयरन पे +3 चार्ज है, क्योंकि आपको पता है कि ये चार्ज डायरेक्टली, ये नंबर जो है ये आयरन का चार्ज है, ये आपको छोटी क्लासों में बार बार पढ़ाया गया था। सो चार्ज का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन की किसने है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, और वो कौन है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट also oxidize potassium iodide in the presence of sulfuric acid। अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आयोडीन पे क्या चार्ज है -1, और यहाँ आयोडीन पे क्या चार्ज है 0। सो -1 से 0 में जाना, चार्ज का बढ़ जाना, मीन्स के इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सो करवाई किसने है, अगेन
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ने, जो कि एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है डी स्टूडेंट्स, ये टेस्ट स्पेसिफिकली यूज होता है उन सॉल्ट्स की डिटेक्शन के लिए जिनके अंदर क्लोराइड मौजूद है। सो व्हेन सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद सॉलिड मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड डेफिनेटली NaCl, KCl या ऐसा सॉल्ट जिसमें क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्रोमाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोमाइल के स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लें, आपकी बुक में भी हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। सो नाउ दिस इज CHROMYL। नाउ क्रोमाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स ये है क्रोमाइल क्लोराइड। इक्वेशन जरा नोटिस करें कि आपके पास कोई भी सॉल्ट हो यहाँ पे, उसमें नेगेटिव एंड पे क्लोराइड होना चाहिए, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, क्लोराइड होना चाहिए। सो आपने उसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करना है, रिएक्शन, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद सॉलिड मेटल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी आपने यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन नहीं लेना, सॉलिड फॉर्म में यानी ड्राई फॉर्म में लेना है। उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, एंड यू विल गेट क्रोमाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स क्रोमाइल क्लोराइड की निशानी क्या होगी कि इसका जो कलर होगा स्टूडेंट्स वो डार्क रेड और हल्का सा ऑरेंज शेड भी आएगा इसमें, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं डार्क रेड कलर। सो डार्क रेड कलर आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपको मिलता है तो ये क्रोमाइल क्लोराइड का कलर होगा। और क्रोमाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन का मतलब कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूजेस K2Cr2O7 फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन डाइंग। डाइंग स्टूडेंट्स कहते हैं किसी चीज को रंग देना। जी स्टूडेंट्स सेकंड यूज हमारे पास है, इट इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्रोम टेनिंग। स्टूडेंट्स टेनिंग से मुराद क्या होता है, आप स्क्रीन पे तस्वीरें भी देख रहे हैं कि चमड़े यानी लेदर के ऊपर से हम लोग जो लेयर्स ऑफ फैट्स हैं वो निकालते हैं, लेदर को डिफरेंट प्रोसीजर्स में से गुजारते हैं और उसको रेडी टू मेक बनाते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें डिफरेंट तरह की गुड्स बनाने में, लाइक लेदर जैकेट्स बनाने में। लेदर की जितनी भी चीज़ें हैं लेदर से तब बनती हैं जब लेदर को टेनिंग प्रोसेस में से गुजारा जाता है। एक्चुअली टेनिंग प्रोसेस में जस्ट हम करते क्या हैं कि लेदर के ऊपर मौजूद डिफरेंट फैट लेयर्स जो हैं हम उसको रिमूव करते हैं, लेदर पे मौजूद हेयर्स को रिमूव करते हैं और लेदर को केपेबल बनाते हैं ताकि हम उसको अपने डेली लाइफ में कन्वर्ट कर सकें। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्रोमियम 6 के डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। सो इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम आता है। आई होप स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपने क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स को अच्छे से समझ लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैंगनेट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।